कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने काफ़ी डिस्कशन किया। लगभग सभी एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके हार्मोन्स, उन हार्मोन्स के फंक्शन और कुछ हार्मोन के कारण होने वाले जो डिसऑर्डर थे वो सभी हमने डिस्कस किए। लास्ट एंड फाइनल हम ये सोचते हैं कि आखिर ये हार्मोन काम कैसे करते हैं, काम करने का तरीका क्या है। तो आज का टॉपिक यही है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, आखिर हार्मोन काम कैसे करते हैं। हार्मोन निकलते कहीं से हैं, ब्लड में आते हैं और ब्लड से आने के बाद आखिर ऐसा बॉडी को क्या मालूम चलता है कि हमको क्या काम करना है। ये क्या है, ये तरीका क्या है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमको समझ में आया कि पॉजिटिव नेगेटिव वो होते होते फाइनल वहाँ केमिकल निकलते हैं और वो एक मैसेज डिलीवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ, ब्लड में एंडोक्राइन ग्लैंड ने अपने हार्मोन डाले, ये ब्लड लेके उस हार्मोन को गया और सपोज ये किडनी को जाके मैसेज दिया कि आपको रीएब्जॉर्प्शन करना है। हाँ, पिट्यूटरी से मान लीजिए एडीएच हार्मोन आया और पिट्यूटरी से वो ब्लड में आया, ब्लड से पहुंचते पहुंचते वो किडनी के पास पहुंचा और किडनी को बोला कि आप रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करो। तो आखिर इस किडनी की सेल को ये मैसेज कैसे मिलता है, ये हार्मोन जो केमिकल था वो केमिकल ने इसको आखिर चेंज क्यों किया, इसका फंक्शन कैसे बदला, ये हमको समझना है। एक्चुअली सेल का फंक्शन बदल रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म बदल रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब एक सेल के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रही थी वो अब अकॉर्डिंग टू हार्मोन जो भी है उसके हिसाब से मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया। तो एक सेल आखिर कैसे वर्क करती है, ये हार्मोन आखिर कैसे मैसेज देता है, यही टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि वो जो भी हार्मोन्स हैं जो ब्लड में रिलीज होते हैं, अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो आखिर हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा वो जो केमिकल निकला एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो केमिकल आखिर में क्या है। तो हमारी पूरी बॉडी एक्चुअल में बनी है ऑर्गेनिक मटेरियल से। हमारे पूरे जो भाई आपका केमिकल है वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनसे ही तो बना है। ये जो भी केमिकल है या तो वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हमने अलग अलग हार्मोन्स का केमिकल एनालिसिस किया तो हमको हार्मोन जो मिले या तो प्रोटीन के बने हुए थे या वो फैट या लिपिड के बने हुए थे। एक्चुअली ये दो चीज है जो हमारे इस टाइप के केमिकल बनाते हैं, प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट कभी भी हार्मोन नहीं बनाता, वो एनर्जी रिलीज करने के काम में आता है, एज ए फूड रूप में वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। और प्रोटीन और फैट तो स्ट्रक्चरल पार्ट भी बनाते हैं, ये ऐसे हार्मोन्स भी बनाते हैं। एंजाइम्स भी आपके सभी प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दो केमिकल हैं, प्रोटीन और लिपिड, फैट जिसको हम बोल रहे हैं, यही एक्चुअल में हमारी मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं, बदलते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट मोस्ट ऑफ एनर्जी के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं हम कौन कौन से हार्मोन किस किस नेचर के होते हैं और ऐसा होने से क्या फर्क पड़ता है। तो हार्मोन्स का केमिकल नेचर आप देखिए। सबसे पहले तो केमिकल नेचर, केमिकल नेचर में केवल एक चीज याद कर लीजिए। देखिए, लिपिड से बने हुए जो केमिकल है, एक्चुअली लिपिड को कोलेस्ट्रॉल में चेंज किया जाता है। जब एक्सेस लिपिड हमारे बॉडी में पहुंचता है तो कोलेस्ट्रॉल बनता है उससे, और कोलेस्ट्रॉल को चेंज करके ही वो हार्मोन्स बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन्स, इनको हम बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। इनको क्या बोलते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन।
एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव होते हैं ये हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन। क्लियर? ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन कुछ सेलेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड से ही निकलते हैं, और वो सेलेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं? आपको एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताया था जो किडनी के ऊपर है, ये आपका यहाँ पे किडनी है, हाँ, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पे दो पार्ट थे, बाहर का कॉर्टेक्स और अंदर का मेडुला, दो पार्ट थे ना इसके एड्रिनल ग्लैंड के। तो ये जो कॉर्टेक्स है जिसमें 3 लेयर थी, यहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन्स निकल रहे थे। ये जो हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टीरॉयड हैं, जबकि एड्रिनल मेडुला के जो एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन है, वो स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। ये आपको अच्छे ढंग से याद रखना है। और दूसरा, जितनी भी आपकी गोनेड्स हैं, जैसे गोनेड से क्या निकल रहा था? टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था, हाँ, आपका एस्ट्रोजन निकल रहा था, प्रोजेस्टेरोन निकल रहा था। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से निकलने वाले हार्मोन हैं वो भी स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं, गोनेड से निकलने वाले। एंड्रोजन नाम दिया था हमने, ये टेस्टोस्टेरोन तो केवल एक एग्जाम्पल था एंड्रोजन का। तो ये अगर लिपिड हैं, ये अगर फैट से मिलके बने हुए हार्मोन है, तो एंड्रोजन यहां से भी तो निकलता है ना, ये आपको याद रखना है। यहां एंड्रोजन निकल रहा, मतलब कॉर्टेक्स से भी स्टीरॉयड हार्मोन निकलते हैं सब के सब। और कॉर्टेक्स के कौन कौन से मेन हार्मोन थे? आपको नाम याद होगा, कॉर्टिसोल था, एल्डोस्टेरोन था, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। तो ये कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन है, मतलब टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, केवल यही स्टीरॉयड हार्मोन है। बाकी और जितने भी हैं वो सब हार्मोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कितना आसान हो गया, केवल हमने स्टीरॉयड को देखा, बाकी सबको क्या बोल दिया? सब प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में हो गया। अब प्रोटीन के जो हार्मोन हैं, हाँ, उनको भी थोड़ा सा क्लासिफाई कर दिया गया। एक्चुअली जो प्रोटीन के हार्मोन हैं उनको भी क्लासिफाई किया गया। वो पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड मतलब छोटी चेन है प्रोटीन की, या वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, मतलब थोड़ी बड़ी चेन है अमीनो एसिड की, या फिर बहुत बड़ी चेन है तो प्रोटीन हार्मोन है। तो केवल उसने अलग अलग नाम दे दिए, कुल मिला के सब के सब हार्मोन क्या हैं? प्रोटीन हार्मोन है। हमारा इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये प्रोटीन के हार्मोन होते हैं। पेंक्रियास से निकलते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन इंसुलिन वाकई में क्या है? ये प्रोटीन है। अब सवाल एक यहां से बहुत पूछता है, क्या कारण है कि एक डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन की टैबलेट क्यों नहीं आती मार्केट में? इंसुलिन हार्मोन की टैबलेट अगर आती मार्केट में तो उस टैबलेट को आप मुंह में रखते और आपके फूड पाइप से पहुंचते पहुंचते वो स्टोमक में जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता, और एक्चुअली वो हार्मोन अगर प्रोटीन है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर देता, मतलब वो हार्मोन हमारी बॉडी को यूज ही नहीं हो पाता। वो तो एक फूड बन गया ना, प्रोटीन क्या है? फूड बन गया वो तो कभी भी हम प्रोटीन वाले हार्मोन माउथ से नहीं ले सकते, क्योंकि वो डाइजेशन में एज ए फूड काम कर जाएंगे। और अगर आपको इंसुलिन लेना है तो सीधा ब्लड में इंजेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए इंसुलिन के हमेशा इंजेक्शन ही लगते हैं, कभी भी ओरली हम यूज नहीं करते। आपने कभी ऐसा
सुना भी नहीं होगा कि इंसुलिन का टैबलेट खा रहा है। इंसुलिन का हमेशा क्या लगता है, इंजेक्शन लगता है, सीधा ब्लड में वो इंसुलिन डालते हैं ताकि बॉडी को मैसेज डिलीवर हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक बात थी। हालांकि कुछ प्रोटीन के ही हार्मोन, उनमें आयोडीन मौजूद होता है। खास तौर पे हम बात करेंगे हमारे थायराइड के हार्मोन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो वहां पे आयोडीन स्पेशल है, वो भी प्रोटीन के साथ ही कंपाउंड बना रहा है आयोडीन, लेकिन उन हार्मोन को हम नाम बोलेंगे आयोडोथायरोनिन हार्मोन। कुल मिला के आप सीधा बोल सकते हैं या तो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं जिनको हम स्टीरॉयड हार्मोन बोलते हैं, या फिर वो प्रोटीन के बने हुए हार्मोन हैं, या फिर वो आयोडीन से बने हुए हार्मोन हैं। ठीक है। अब कुछ हार्मोन ऐसे भी देखे गए, खासतौर पे हम बात करेंगे, तो कुछ हार्मोन केवल अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, केवल अमीनो एसिड से। हालांकि वो प्रोटीन हार्मोन में ही आ जाएगा, लेकिन उनको भी अलग से पढ़ लेते हैं कि ये कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो केवल अमीनो एसिड से बनते हैं। और ऐसा केवल एक ही हार्मोन है आपके एड्रिनल की, जो मेडुला से जो हार्मोन निकल रहे, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, वो हार्मोन आपके क्या हैं, अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन हैं। एक्चुअली आप उनको प्रोटीन हार्मोन बोल सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन ना। फिर भी आपकी बुक में अगर हम हार्मोन्स का केमिकल नेचर देखते हैं तो 4 तरह के हार्मोन्स बताए गए। एक एक करके थोड़ा देखिए। सबसे पहले प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में कौन कौन आ जाएगा, पेप्टाइड वाले भी, पॉलीपेप्टाइड वाले भी और प्रोटीन वाले भी। ठीक है, मोस्ट ऑफ हार्मोन तो यही होते हैं। फिर भी अमीनो एसिड के हार्मोन भी एक लिखा है। अमीनो एसिड के हार्मोन कौन हो गए, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये हो गए आपके। ठीक है। अब स्टीरॉयड हार्मोन कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। स्टीरॉयड हार्मोन या तो वो टेस्टिस वाले हार्मोन है, या ओवरी वाले हार्मोन है, या फिर एड्रिनल के कॉर्टेक्स के हार्मोन है। यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और तीसरा कौन सा हो गया, चौथा आयोडीन वाला। आयोडीन वाले हार्मोन कौन से हैं, T4 और T3 हार्मोन। बस ये इतने टाइप के हार्मोन है। बाकी जिनके भी नाम नहीं आए सीधा सीधा बोलिए वो सब प्रोटीन के हार्मोन हैं। ये आपके कुछ स्पेसिफिक हो गए, बाकी सब बचे कुचे या तो वो पेप्टाइड है, या पॉलीपेप्टाइड है, या प्रोटीन के हार्मोन है। हाँ, हमारा जो पिट्यूटरी के हार्मोन है वो ज्यादातर यही वाले हैं, क्योंकि पिट्यूटरी का यहाँ पे देखिए कोई भी नाम नहीं आ रहा है, तो मतलब सब यही वाले हार्मोन है वो पिट्यूटरी के जितने भी हैं। तो इस तरह से ये मैंने अलग अलग आपको केमिकल नेचर बताया। तो अब अगर ये हार्मोन इस टाइप के केमिकल हैं, या तो वो स्टीरॉयड हैं, या वो खुद प्रोटीन हैं, या फिर आयोडीन के कंपाउंड हैं, तो ये हार्मोन आखिर ब्लड में आ गए, रिलीज हो गए। अब ब्लड से पहुंच रहे एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन, मान लीजिए एडीएच निकला, एडीएच हार्मोन पिट्यूटरी से, अब पूरे बॉडी में घूम रहा है। लेकिन एडीएच का काम केवल किडनी की जो डिस्टल पार्ट है वहां पे जो सेल हैं जो रीएब्जॉर्प्शन कर रही हैं, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, केवल वहां की सेल को ही मैसेज मिलता है, बाकी को सेल को मैसेज नहीं मिलता। मैसेज तो जा रहा है ब्लड में, लेकिन ये ही रेस्पॉन्स करती हैं, बाकी की सेल रेस्पॉन्स नहीं करती। ऐसा क्यों? जब हमने एंजाइम पढ़ा था तो याद होगा आपको कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही काम करता है। एक्चुअली कोई भी ऐसी सेल, मान लीजिए ये कोई ऐसी सेल है, इस सेल के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या है, या तो लिपिड है या प्रोटीन है। ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, मान लीजिए बीच बीच में लिपिड है, कुछ प्रोटीन मैंने बता दिया, इन्हीं से तो बना है। अगर वो केमिकल का स्ट्रक्चर इस प्रोटीन से जुड़ जाए, इस प्रोटीन के जैसा अगर इसका शेप हो और इसके साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना ले,
तो ये सेल इस केमिकल के अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर ऐसा रिसेप्टर प्रोटीन, इसको क्या बोलेंगे, रिसेप्टर प्रोटीन, एक टारगेट सेल में हार्मोन्स आकर तभी जुड़ेगा जब उस सेल में टारगेट प्रोटीन मौजूद होगी। टारगेट प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक यूनिक होता है, इसलिए एक यूनिक हार्मोन ही उससे आके जुड़ पाता है और केवल वही सेल रेस्पॉन्स करेगी, अदरवाइज सेल रेस्पॉन्स नहीं करेगी। ब्लड में होके वो केमिकल निकल जाएगा, यहां पे उसको जोड़ने वाला कोई प्रोटीन नहीं है। जो टारगेट ऑर्गन होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जिनको हम टारगेट प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये टारगेट प्रोटीन से जब वो हार्मोन आके यहां जुड़ता है तो ये एक्चुअली क्या बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हमने जब एंजाइम पढ़ा था तो वहां पर हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन हमारे बॉडी की जिस टिश्यू की, जिस ऑर्गन की सेल में मौजूद हैं, केवल वही सेल इससे रेस्पॉन्स करेंगी, अदरवाइज और बाकी की सेल कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगी। तो ब्लड से अगर वो केमिकल आया तो टारगेट में सबसे पहले वो अपने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से आके, ये रिसेप्टर प्रोटीन से आके जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर हो गया? अब सवाल एक है, ये मान लीजिए टारगेट सेल है, मैं इसको दोबारा से बनाता हूं, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपके टारगेट सेल है, यहां पर वो केमिकल है जिसे हम हार्मोन बोल रहे हैं, ये केमिकल ब्लड से आ रहा है। अब अगर ये दो चीज हो सकती है, या तो ये प्रोटीन हो सकता है या फिर ये स्टीरॉयड हो सकता है। स्टीरॉयड मतलब लिपिड, स्टीरॉयड का मतलब क्या है, लिपिड। अब देखिए, ये जो हमारी जो भी टिश्यू है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल या हम बोलेंगे सेलेक्टिवली परमेबल, हाँ सेलेक्टिवली होती है। तो ये सिलेक्शन करती है, हर चीज तो इस सेल के अंदर नहीं जाएगी, केवल वो चीज अंदर जाएगी जिसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगी। अब ज्यादातर तो ये लिपिड है, तो लिपिड वाले जो केमिकल है वो तो आसानी से डिफ्यूज होकर अंदर चले जाएंगे। लेकिन एक प्रोटीन केमिकल जो है वो केवल इन प्रोटीन से जुड़ेगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और यहीं पर रह जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। ध्यान देना, कोई भी प्रोटीन वाले हार्मोन जो हैं वो सेल के अंदर नहीं जाते, केवल यहीं पर कॉम्प्लेक्स बना के रुक जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। जबकि जो लिपिड वाले हार्मोन हैं वो सीधा सेल के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन से होते हुए आसानी से अंदर पहुंच जाते हैं। इवन वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर से भी ट्रांसफर होकर अंदर पहुंच जाते हैं और यहां हमारा डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी पहुंच गए हो तो कोई मेम्ब्रेन रोक ही नहीं रही, क्योंकि वो लिपिड के हार्मोन है। तो दो तरह से ये हार्मोन इस टारगेट सेल को टारगेट करते हैं, या तो वो केमिकल निकलकर यहाँ की रिसेप्टर प्रोटीन से मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, या फिर अगर वो लिपिड के हार्मोन है तो सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, उन जीन से जाके वो केमिकल जुड़ जाते हैं। अंदर जो गए वो हमारे जीन्स से जाके जुड़ गए और जीन्स को अपने कंट्रोल में हो गया। एक्चुअली जीन स्टिमुलेट हो गया एक काम करने के लिए। पहले वो केमिकल नहीं था तो जीन काम नहीं कर रहा था, वो केमिकल आ गया तो ये जीन काम करने लगा। जीन जब काम करते तो सेल में काम होने लगता है, जैसा मैसेज आया सेल ऐसा काम करना शुरू कर दिया। बहुत सिंपल सी बात है। हमारी सेल में कोई भी काम किसके कंट्रोल में होता है, जीन्स के कंट्रोल में होता है। जीन्स क्या है, वो डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर है। क्लास 12 में पूरा हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जीन्स यहां काम करना शुरू कर देते हैं। अगर ये प्रोटीन वाले या आयोडीन वाले जो हार्मोन हैं जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन पे आके कॉम्प्लेक्स बनाया, अब क्या होगा, यहां से ये सेल जैसे ही आके जुड़ा, ये सेकेंडरी मैसेज सेल खुद अपने रिलीज करती है। सेकेंडरी मैसेज, ये तो प्राइमरी मैसेज था।
प्राइमरी मैसेज आया, ये यहीं रुक गया। लेकिन इस सेल को पता चल गया कि मैसेज आया, तो सेल ने अपने खुद के कुछ केमिकल का मूवमेंट शुरू करवा दिया और वो केमिकल ने जाकर इस सेल की मेटाबॉलिज्म को चेंज कर दिया। ये सेकेंडरी मैसेज रिलीज हो गए। सेकेंडरी मैसेज, सेकेंडरी मैसेज क्या है? आपने जब मसल्स पढ़ा था, याद कीजिए, मसल्स पढ़ा था, तो एक न्यूरॉन सेल ने जाकर वहां जब केमिकल रिलीज किए तो वो केमिकल तो यहीं रुक गए, लेकिन यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, जिसे हमने बोला था सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास कैल्शियम बहुत था, याद करो कैल्शियम था। जैसे ही वो केमिकल आए तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होके शुरू हो गया और उसने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का, अनमास्किंग कर दिया ट्रोपोनिन को। तो कैल्शियम रिलीज हुए, क्यों रिलीज हुए? क्योंकि ये केमिकल आया। ये वाकई में देखा जाए तो केमिकल ने मैसेज ही तो दिया था न्यूरॉन में, नर्वस सिस्टम में भी। हम कह सकते हैं ये कैल्शियम आयन अपने आप में एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ऐसे ही एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो भी हम मूव कर सकता है। जैसे ही हार्मोन आया, कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बनने के कारण या तो एएमपी या कैल्शियम आयन ये रिलीज होकर सेल के अंदर स्प्रेड हो गए। स्प्रेड हो गए तो सेल की मेटाबॉलिज्म चेंज हो गई और मेटाबॉलिज्म चेंज हुई तो सेल एक स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देगा। तो दो तरीके से ये होता है, या तो साइक्लिक एएमपी, इसको साइक्लिक एएमपी बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा यहाँ से, या फिर यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा और वो जाकर इसकी मेटाबॉलिज्म को चेंज करेगा। तो प्रोटीन के हार्मोन तो पहले प्राइमरी मैसेंजर के रूप में टारगेट सेल के पास आते हैं और टारगेट सेल के अंदर फिर सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज हो जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग सेल काम करना शुरू करती है। जबकि जो लिपिड के जो मोस्ट ऑफ हार्मोन है, वो लिपिड के हार्मोन तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सीधा जीन्स से जाके जुड़ जाते हैं और जीन्स को अपने हिसाब से काम करने के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं। और जीन्स जब काम करता है तो सेल एक स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देती है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है। आपको इसमें ये चीज याद रखनी होगी, सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन, बस मैं केवल दो के नाम आपको बताया। चाहे तो और भी आपके बुक में लिखे होंगे, आप थोड़ा देख लीजिएगा, कोई खास ऐसी बात नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हार्मोन्स ऐसे हमारे एक स्पेसिफिक ऑर्गन को, स्पेसिफिक टिश्यू को एक स्पेसिफिक काम करने का मैसेज देते हैं और वो सेल उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देती है। एडीएच आएगा तो किडनी की सेल के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो सेल रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। ऐसे ही सभी पैंक्रियाज का इंसुलिन निकला तो ब्लड में से ग्लूकोज को घटाना शुरू कर देगा। ग्लूकेगॉन निकला तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाना शुरू कर देगा। वहां पे टारगेट सेल कौन सी होंगी? हिपेटोसाइट सेल रहेंगी। मेन जो टारगेट है वहां पे लीवर सेल ही काम करने वाली है, तो वहां पे काम शुरू हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन है, ओवरऑल पूरी बॉडी को ग्रोथ कराएगा, तो लगभग पूरी बॉडी में ही उसकी रिसेप्टर प्रोटीन मौजूद होगी जो उस मैसेज को रिसीव कर सकती है। पूरी बॉडी को ही ग्रो करना होता है। तो ये ओवरऑल इस तरह का है। अगर बायोलॉजी को थोड़ा समझोगे तो बहुत आसान है, रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आता है। आराम से पढ़िए, समझिए। आपका सिलेबस, आई थिंक रिड्यूस्ड सिलेबस खत्म हो गया है।